हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? मज़े में हैं एकदम। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के बाद आई थिंक मैं पहला वीडियो डाल रहा हूं। अब एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई है तो आपको 20 दिन एक्स्ट्रा मिल गए, बहुत ही अच्छी बात है। जिनका पहला अटेम्प्ट था उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। जिनको मई में एग्ज़ाम देनी थी उनका पोस्टपोन हुआ, उनको थोड़ा दुख हो रहा होगा। लेकिन 20 दिन बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते, कहीं ना कहीं हमको एग्ज़ाम में टाइम कम पड़ता ही है, तो जो 20 दिन हमको मिले हैं ऑफ कोर्स वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। चलिए, तो अब मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर जीएसटी रिवीजन के अंदर 2 चैप्टर बच गए, एक डॉक्यूमेंटेशन और रिटर्न चैप्टर, तो सर उनका आप एक वीडियो फटाफट बना दो। तो ये रिटर्न चैप्टर का वीडियो जो है वो मैं आज बना रहा हूँ। बहुत सिंपल, मैंने बढ़िया नोट्स बना दिए रिटर्न चैप्टर को रिवाइज करने के लिए। बढ़िया बढ़िया पूरे नोट्स हैं, इसमें सारे रिटर्न्स के कंटेंट और सारी जो जो चीज़ें काम की वो सब मैंने इसके अंदर डाल दी है। तो ये इनफ है रिवाइज करने के लिए, दैट्स इनफ जो मैंने इस चैप्टर के अंदर डाला है। इसके बाद अगला वीडियो जो है वो डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर का भी मैं बना के आपको डाल दूंगा। तो मेरी तरफ से जीएसटी फुल्ली रिवाइज हो जाएगा। सेक्शन 50 तक के जो मेजर टॉपिक्स है वो सब मैंने रिवाइज करवा दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे और वीडियोज़ मिलेंगे, जैसे अमेंडमेंट लेक्चर्स के वीडियोज़ हैं, जैसे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा कैसे जीएसटी पढ़ना है, क्या क्या चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। ई वे बिल का वीडियो भी एक फुल लेक्चर नीचे डला हुआ है, वो आप देख सकते हो। पेमेंट ऑफ टैक्सेस का लेक्चर भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रहा हूँ, वो भी आप देख सकते हो। तो इतने सारे लेक्चर्स जो हैं वो सब अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो अब आपको और क्या चाहिए, सब कुछ आपके पास अब अवेलेबल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अब हम चालू करते हैं आज का रिविजन। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं जीएसटी रिवीजन ऑफ जीएसटी रिटर्न्स। सो कितने सेक्शंस हैं हमारे सिलेबस के अंदर? आप चाहे सीए इंटर के हों, चाहे आप सीएस प्रोफेशनल के हो, चाहे आप सीए फाइनल के हो, आपके सामने रिटर्न चैप्टर के यही सारे सेक्शंस एप्लीकेबल होंगे। जो बीच के सेक्शंस गायब है, एक्चुअली वो रिटर्न जो सेक्शंस ही ओमिट हो गए हैं। जैसे सेक्शन 38 गायब है, 41, 42, 43 गायब है, क्योंकि वो सारे सेक्शन एक्चुअली ओमिट हो चुके हैं। अब कौन कौन से सेक्शन हैं हमारे पास में, मैं आपको बता दूं। सबसे पहला सेक्शन जो है वो है सेक्शन 37, जो कि GSTR1 रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाई की बात करता है। फिर सेक्शन 39 हमारे पास मेजर है, जिसके अंदर सारे पीरियोडिकल रिटर्न्स हैं। 40 के अंदर फर्स्ट रिटर्न है, 44 में एनुअल, 45 में फाइनल रिटर्न है। यहाँ पे रिटर्न की बात हो जाती है। 46 डिफॉल्टर ऑफ रिटर्न्स की बात करता है, अगर कोई रिटर्न डिफॉल्टर है तो वो कैसे डिपार्टमेंट उसको नोटिस देगा, दैट इज कवर्ड इन 46। रिटर्न्स की लेट फीस 47 में है, और फाइनली जीएसटी प्रैक्टिशनर का सेक्शन है 48। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, मज़ा आएगा आपको। फटाफट फटाफट रिवाइज कर लेंगे। माई टारगेट इज कि आई विल कंप्लीट दिस रिकॉर्डिंग विद इन 25-30 मिनट्स, उससे ज़्यादा मैं नहीं लगाऊंगा। ठीक है, चालू करते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर कोई बंदा रजिस्ट्रेशन करवाता है तो रजिस्ट्रेशन करवाते समय उसको सबसे पहले फर्स्ट रिटर्न भरना पड़ता है। उसके लिए सेक्शन 40 है, हम उसके बारे में बात करेंगे, वो आगे जाके कवर हो जाएगा। जब बंदा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाता है तो उसको एक रिटर्न भरना पड़ता है, जिसको बोलते हैं फाइनल रिटर्न, जो कि जीएसटीआर 10 के अंदर आता है, वो सेक्शन 45 में कवर हो जाएगा। लेकिन जब वो रजिस्ट्रेशन के दौरान, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब वो रजिस्ट्रेशन ले चुका होता है और अभी तक उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हुआ, जब तक वो जिंदा है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जिंदा है, तब तक उसे 2 अलग अलग स्कीम के अंदर रिटर्न भरने पड़ते हैं। या तो वो रेगुलर टैक्स पेयर हो सकता है, या फिर वो कॉम्पोजिशन डीलर हो सकता है। ठीक है, अगर वो रेगुलर टैक्स पेयर की तरह रिटर्न भर रहा है, बिकॉज उसने कॉम्पोजिशन ऑप्ट नहीं किया है, वो रेगुलर टैक्स पेयर की तरह रिटर्न भर रहा है, तो उसे जो पीरियोडिकल रिटर्न भरना पड़ता है, एक रेगुलर टैक्स पेयर को पीरियोडिकल रिटर्न भरना पड़ता है, GSTR1 और GSTR3B, 2 रिटर्न जाते हैं। एक सेक्शन 37 में जाता है GSTR1, जिसमें वो अपनी सेल्स का, अपने एक्सपोर्ट इनवॉइसेस का, अपने डेबिट नोट, अपने क्रेडिट नोट का पूरा ब्यौरा देता है, पूरी डिटेल्स देता है। लेकिन टैक्स वो GSTR1 में नहीं भरता है। वो ये डिटेल देने के बाद या डिटेल देने के पहले, जैसा भी होगा, उसे हर महीने एक समरी इंफॉर्मेशन देके टैक्स सरकार को जमा कराना पड़ता है। वो चीज़ कवर होती है GSTR3B के अंदर। तो हर एक असेसी 2 रिटर्न भरता है, एक होता है GSTR1 और एक होता है GSTR3B। लेकिन इसमें भी 2 केसेस हैं। अगर आप देखेंगे तो जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, उन्हें GSTR1 क्वार्टरली भरना है, लेकिन GSTR3B मंथली भरना है। 3B मंथली ही भराएगा, चाहे टर्नओवर ज़्यादा हो या कम हो, क्योंकि सरकार को टैक्स हर महीने मिलना चाहिए। सरकार 3-3 महीने का वेट नहीं कर सकती टैक्स लेने के लिए।
तो चाहे आप 1.5 करोड़ वाले से ऊपर वाले व्यापारी हो, चाहे आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम हो, 3B मंथली भराएगा, लेकिन GSTR 1 1.5 करोड़ से कम में भराएगा क्वार्टरली, और 1.5 करोड़ से ज़्यादा में भराएगा मंथली। मंथली की ड्यू डेट्स भी लिखी हुई है और क्वार्टरली की ड्यू डेट्स भी लिखी हुई है। मैं आपको बता दूं, क्वार्टरली नेक्स्ट क्वार्टर का 11 तारीख हो जाता है और मंथली में अगले महीने की 11 तारीख हो जाती है, और 3B में नेक्स्ट क्वार्टर का 20 तारीख हो जाता, नेक्स्ट मंथ का 20 तारीख हो जाता है। दोनों ही केस में नेक्स्ट मंथ का 20 तारीख रहेगा। तो सिंपल है, क्वार्टर खत्म होने से या मंथ खत्म होने से 11 दिनों में भरना है GSTR 1। पहले 10 दिन था, लेकिन अभी ये 11 डेज है। और क्वार्टरली के केस में तो क्या करती है सरकार, वो टाइम लिमिट बार बार अपने हिसाब से एडजस्ट भी करती रहती है। कभी 11 हो जाती है तो कभी 31 तक भी चली जाती है, कभी 21 हो जाती है। वो ड्यू डेट हमेशा नोटिफाई होती है क्वार्टरली के केस में। मंथली में उन्होंने फिक्स कर रखी है 11 तारीख, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ऊपर वाले में ड्यू डेट नहीं लिखी, क्योंकि जनरली वो नोटिफाइड डेट होती है, वो डेट वो लोग अपने आप से आपसे नोटिफाई कर देते हैं। तो क्या बात समझ में आई? पीरियोडिकल रिटर्न्स जो लोग भरते हैं, रेगुलर या कॉम्पोजिशन, रेगुलर में अगर हम बात करें तो रेगुलर में जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है वो 2 रिटर्न भरेगा GSTR 1 क्वार्टरली ऑन द नोटिफाइड डेट्स, नॉट एग्जैक्टली नोटिफाइड, एंड 3B ऑन नेक्स्ट मंथ 20th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अगर उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर है तो मंथली भरेगा, और मंथली वो भरेगा कब? नेक्स्ट मंथ की 11th को भरेगा GSTR 1, और वो साथ में 3B तो नेक्स्ट मंथ की 20th को भी भरेगा, और उसमें टैक्स तो वो 3B में ही पे करेगा। अब इसमें जो लेट फीस है वो भी यहाँ पे है, वो मैं बता देता हूँ कि कौन से रिटर्न की क्या लेट फीस है। हम साथ साथ में पूरा समराइज मैनर में पढ़ रहे हैं, तो लेट फीस भी समझ लेते हैं। अब जो लेट फीस GSTR 1 की है वो है 100 रुपीज पर डे पर एक्ट, लेकिन मैक्सिमम 5,000 रुपये पर एक्ट। मतलब CGST एक्ट में 100 रुपये और SGST एक्ट में 100 रुपये, तो प्रैक्टिकली पर डे की 200 रुपये की फीस हो जाती है, और पर एक्ट में 5,000 है तो दोनों एक्ट में मिला के 10,000 हो जाता है। तो अगर GSTR 1 15 दिन डिले हुआ तो CGST की लगेगी 15 × 100 के हिसाब से 1500, और SGST की भी लेट फीस लगेगी 15 × 100 के हिसाब से 1500। टोटल लेट फीस हो जाएगी 3,000 रुपये की। अगर उसका दिन 50 मान लो 70 दिन डिले हुआ तो 70 × 100 न लग के दोनों में 5-5 हज़ार रुपये लग जाएगी, तो टोटल लेट फीस दोनों एक्ट में मिला के हो जाएगी 10,000 रुपये की। ये GSTR 1, ये जो लेट फीस है ना, ये जो लेट फीस मैं आपको बता रहा हूँ, ये लेट फीस GSTR 1 की है। अब आप बोलोगे सर GSTR 3B की लेट फीस क्या है, वो मैं आगे जाके आपको बता दूंगा 3B की लेट फीस क्या है, लेकिन पहले 1 की लेट फीस आपको समझ में आ जानी चाहिए। बताओ समझ में आ गई है? बहुत बढ़िया। अब जो रेगुलर टैक्स पेयर है वही हमारा रेगुलर टैक्स पेयर जो GSTR 1 भर रहा है, जो GSTR 3B भर रहा है, उसको साल खत्म होने के 9 महीने के अंदर, 9 महीने कब खत्म होंगे? फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से 9 महीने खत्म होंगे 31 दिसंबर को। तो अगर मान लीजिए 2020-21 आपका फाइनेंशियल ईयर है तो आपका 9 महीने खत्म होगा 31 दिसंबर 2021 को। तो वहां तक आपको एक एनुअल रिटर्न भी भरना है, जिसमें आप साल भर का पूरा डिटेल तो दोगे ही दोगे, साथ में जो भी चेंजेस करने हैं वो सारे चेंजेस भी आपको करने पड़ेंगे। और जिन लोगों का टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर है, अब मैं आपको बता दूं आपके मॉड्यूल में अभी भी 2 करोड़ चल रहे हैं, क्योंकि फॉर ए टाइम बीइंग सरकार ने ये लिमिट थोड़े टाइम के लिए बढ़ा के 5 करोड़ की है। मतलब लॉ में आज भी 2 करोड़ ही चल रहा है, लेकिन करंट ईयर की बात करूं या 2018-19 की बात करूं तो ऑडिट की लिमिट अभी उन्होंने 5 करोड़ कर दी है, पर वो ईयर वाइज है। मतलब आज भी 20-21 के लिए 2 करोड़ ही है, वो सरकार चाहेगी तो आगे बढ़ाएगी। तो अगर हम बुक के हिसाब से, लॉ के हिसाब से चले तो लिमिट जो है वो अभी 2 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पे रहेगी, कि अगर आपका 2 करोड़ को क्रॉस करता है तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा जीएसटी के अंदर, और साथ में एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भी अटैच होगा। सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट जीएसटी ऑडिट करेगा अगर टर्नओवर 2 करोड़ को क्रॉस करता है, 82 करोड़ को क्रॉस करेगा तो। और एनुअल रिटर्न की भी एक लेट फीस है, और वो भी वही है 100 रुपीज पर डे, पर यहाँ पे 5,000 की लिमिट नहीं है, यहाँ पे है 0.25% ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर। अगेन ये पर एक्ट है, तो दोनों एक्ट की मिला लें तो 100 रुपये की जगह हो जाएगी 200 रुपये, और 0.25 की जगह ओवरऑल देखें तो 0.5 हो जाएगी। तो वही क्लॉज है 100 रुपीज़, लेकिन यहाँ पे 5,000 की जगह 0.25 ऑफ द टर्नओवर है। जिस साल का मुझे एनुअल रिटर्न भर रहा हूँ उसका टोटल एग्रीगेट टर्नओवर का 0.25 मुझे यहाँ पे लेट फीस देनी पड़ेगी। आ गई बात समझ में? वेरी नाइस। एक और चीज़ है, एनुअल रिटर्न कौन कौन नहीं भरेंगे, ये भी क्लॉज इंपॉर्टेंट है। कुछ स्पेशल टैक्स पेयर है जिनको मैं रेगुलर टैक्स पेयर मानूंगा ही नहीं,
जैसे ISD हो गया, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, जो कि एक हेड ऑफिस की तरह ट्रीट होता है, वो अपना रजिस्ट्रेशन सिर्फ ITC आगे अपनी ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लेता है। TDS काटने वाला हो गया, TCS कलेक्ट करने वाला हो गया, या OIDAR हो गया, NRTP हो गया, CTP हो गया, ये सब वो स्पेशल टैक्स पेयर है जिन्होंने या तो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन लिया है या फिर उनका रजिस्ट्रेशन किसी और पर्पज से हुआ है। दे आर नॉट रेगुलर टैक्स पेयर, और इन लोगों को भी एनुअल रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। ये लोग एनुअल रिटर्न नहीं भरेंगे। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है? वेरी नाइस। अब मैं आपको बता दूं कि सब कॉम्पोजिशन वाला क्या करेगा। कॉम्पोजिशन वाले के लिए एक बड़ी मजेदार बात है, जो कॉम्पोजिशन वाला है, कंपोजिशन, उसको साल भर में सिर्फ एक ही रिटर्न भरना है, जिसको हम एनुअल रिटर्न भी बोले या साल भर का एक रिटर्न बोले, वही पीरियोडिकल रिटर्न है GSTR 4। और ये जो GSTR 4 है, ये उसे भरना है अगले मतलब फाइनेंशियल खत्म होने से 30 दिन के अंदर। तो 2021 के लिए 30 अप्रैल उसकी जो है 30 अप्रैल 2021 उसकी ड्यू डेट हो जाएगी। GSTR 4 जो है वो साल भर का ओवरऑल रिटर्न जा रहा है, लेकिन सरकार कॉम्पोजिशन वालों से टैक्स क्वार्टरली मांगती है, और इसलिए उन्हें एक टैक्स पेमेंट को लेके एक स्टेटमेंट और भरना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं CMP 08। ये बेसिकली एक ऐसा स्टेटमेंट है जहां पे आपको टोटल समरी इंफॉर्मेशन, समरी टर्नओवर के ऊपर सिर्फ टैक्स भरना है, और सरकार को एक टैक्स स्टेटमेंट फाइल करना है कि हाँ साहब मैंने टैक्स पेमेंट कर दिया है, और ये उसका स्टेटमेंट है जिसको हम बोलेंगे CMP 08। यहाँ पे वो एक एस्टिमेटेड लाइबिलिटी के हिसाब से जो है वो टैक्स जो है वो भरेगा। आ रही है बात समझ में? यहाँ की जो लेट फीस है वो भी वही है 100 रुपीज़ पर डे, और यहाँ पे एनुअल रिटर्न की भी वही है 100 रुपीज़ पर डे और 0.25% ऑफ द टर्नओवर। मतलब एक चीज़ समझ में आ गई कि जब GSTR 4 को उन्होंने ईयरली कर दिया, तो उन्होंने कॉम्पोजिशन वालों के लिए भी कहीं ना कहीं वो जो GSTR 9 वाला एनुअल रिटर्न है इधर वाला, ये खत्म कर दिया। ये बात क्लास में डिस्कस भी हुई थी कि सर दो GSTR क्यों भरेगा कॉम्पोजिशन, ईयरली जब वो GSTR 4 भर ही रहा है तो उसे GSTR 9 नहीं भरना पड़ेगा। तो येस ऑफकोर्स GSTR 9 नहीं भरेगा, और GSTR 4 वो ईयरली भरेगा 30 अप्रैल तक। और लेट फीस तो आपके सामने कुछ खास नहीं है लेट फीस वाला पॉइंट, और साथ में वो क्वार्टरली स्टेटमेंट भी भरेगा CMP 08 वो भरेगा नेक्स्ट क्वार्टर की 18 तारीख तक। तो रेगुलर टैक्स पेयर को भरना है 1, 3B और 9, एक है पीरियोडिकल सेल्स का रिटर्न 1, एक है पीरियोडिकल टैक्स पेमेंट का रिटर्न 3B, और एक है साल भर का रिटर्न GSTR 9 एनुअल रिटर्न। कॉम्पोजिशन वाले को भरने एक तो टैक्स पेमेंट का रिटर्न CMP 08 और एक साल भर का एनुअल रिटर्न GSTR 4। तो इस तरीके से दो अलग अलग तरह के टैक्स पेयर के सारे रिटर्न हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। इन असेसीज को तो साहब रिटर्न भरने ही नहीं है, ये एनुअल रिटर्न भरने ही नहीं है, ये असेसीज एनुअल रिटर्न से बाहर है। इनके लिए कुछ स्पेशल रिटर्न है, कुछ अलग अलग रिटर्न हैं, वो हम आगे जाके और पढ़ेंगे। अभी हम आगे बढ़े तो अदर पर्सन की बात यहाँ पे मैंने कर दी है। अब ये चीज़ पता है, देखा जाए तो इंटर वालों के लिए तो इतनी काम की नहीं, क्योंकि इंटर वालों के लिए मेन फोकस 1, 3B और 4 पे है, लेकिन फाइनल वाले, प्रोफेशनल वाले, ये सब भी लेक्चर देख रहे हैं, तो उनके लिए ड्यू डेट्स काम की है। तो मैं उनको एक बार बता देता हूँ। NRTP के लिए जो रिटर्न है वो है GSTR 5, ये इंटर वालों पे भी है। NRTP वाला रिटर्न इंटर वालों के लिए भी है, पर उसके बाद के रिटर्न इंटर वालों के लिए नहीं है, वो फाइनल और प्रोफेशनल वालों के लिए है। NRTP जो है वो GSTR 5 भरता है, जबकि CTP रेगुलर टैक्स की पेयर की तरह ही भरता है। मतलब CTP को तो GSTR 1, 3B भरना है, लेकिन NRTP को GSTR 5 भरना है। और NRTP जो GSTR 5 भरेगा उसकी टाइम लिमिट है 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ और 7 days फ्रॉम द एक्सपायरी विच एवर इज अर्लियर। तो अगले महीने की 20 तारीख, या फिर जो एक्सपायरी वाला मंथ है उसमें 20 दिन भी नहीं मिलेंगे अगले महीने के, वहाँ पे 7 दिन के अंदर, एक्सपायरी होने से 7 दिन के अंदर आपको रिटर्न जो है वो भरना पड़ेगा। और इसकी जो लेट फीस है वो अगेन सेम है 100 रुपीज़ पर डे। इसके बाद अगर हम बात करें तो साहब जो OIDAR होता है उसके लिए एक अलग रिटर्न है GSTR 5A, एंड उसकी ड्यू डेट है 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ISD का एक अलग रिटर्न है GSTR 6, उसकी ड्यू डेट है 13th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। टैक्स डिडक्टर, TDS डिडक्टर और TCS कलेक्टर वालों के लिए 7 और 8 है, और उसकी डेट है 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। और फाइनली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बेसिकली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो TCS ही कलेक्ट करते हैं, पर उनके लिए उन्होंने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और यूनियन बॉडीज जो UIN होल्डर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट की एम्बेसीज होती है और जो UN की बॉडीज होती है, उनके लिए GSTR 11 है, जिसमें वो लोग रिफंड क्लेम करते हैं ITC का, और वो UIN होल्डर्स बोले जाते हैं, उनके लिए GSTR 11 है।
तो ये सारे रिटर्न्स फाइनल और प्रोफेशनल लेवल के लिए हैं, तो प्रोफेशनल स्टूडेंट और फाइनल लेवल्स को ये रिटर्न्स भी देखने हैं। बहुत बढ़िया। अगर हम आगे बढ़े तो इसके बाद सबसे पहले GSTR 1 की बात करें तो GSTR 1 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे वो की हुई रिपीट किए, जो मैं ऊपर बता रहा था वो की हुई पूरी बातें, लेकिन जो मैंने बात हाईलाइट कर रखी है और कुछ चीज़ें और काम की वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले GSTR 1 में ये बात आपको देखने की है, उन्होंने लिखा है कि साहब स्मॉल पेयर्स क्वार्टरली भरेंगे, लेकिन सेकंड वाली काम की बात है, GSTR 1 मंथ एंड होने के पहले नहीं भरा जा सकता, मतलब जब तक महीना खत्म नहीं होगा तब तक GSTR 1 नहीं भरोगे। लेकिन दो केस में GSTR 1 पहले भी भरा जा सकता है, एक तो क्लोजर ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस हमारा बंद हो रहा है, या फिर दूसरा है CTP, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, उसका काम हो गया, वो बोल रहा है सर मैं क्यों GSTR 1 भरने का वेट करूं, मेरा 10 तारीख को बिजनेस बंद हो गया या मेरा 10 तारीख को स्टेट में बिजनेस मैंने वाइंड अप कर दिया, तो फिर मैं क्यों वेट करूं GSTR 1 का महीना खत्म होने का। पर बाकी सब केस में महीना खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। इन दो केसेस में वो बंदा क्लोजर ऑफ बिजनेस या फिर CTP के केस में वो किसी भी महीने के बीच में भी GSTR 1 भर सकता है, क्योंकि उसका उस महीने का काम ऑलरेडी हो चुका है। एक और चीज ध्यान रखने की है, GSTR 1 में हम सेल्स कैसे शो करते हैं, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है। हाउ टैक्स आउटवर्ड सप्लाई how outward supply shown or presented in GSTR 1 sorry एक सेकेंड। ओके, तो पॉइंट ये आता है कि हाउ आउटवर्ड और जो भी सप्लाई है वो किस तरीके से GSTR 1 में प्रेजेंट होती है, बहुत काम की बात है। और ध्यान से देखना, जितनी भी सप्लाई है हम सबसे पहले इस सारी सप्लाई को दो पार्ट में बांट देंगे, इंट्रा और इंटर, दोनों की इंफॉर्मेशन अलग अलग जाती है GSTR 1 में। जो भी इंट्रा स्टेट सप्लाई है उसकी सारी इंफॉर्मेशन कंसोलिडेटेड जाती है, पार्टी वाइज नहीं जाती है, टैक्स रेट वाइज जाती है। मतलब आपसे वो क्या पूछते हैं, अच्छा आपने MP के हो, हाँ जी, कहाँ माल बेचा है, सब MP में, बाहर के माल बेचा है उसको अलग कर दो, पहले MP के माल की बात करो। तो लोकल सेल्स की है वो पहले बताओ किसको करी है। सर अगर ये सेल, सबसे पहले मैं बता दूं, ये सेल यहाँ पे जो लिखी हुई ना, ये अनरजिस्टर्ड वालों के लिए लिखी हुई है, B2C के लिए। अगर कोई सेल B2B है तो वो तो इनवॉइस वाइज ही जाएगी, एक एक बिल आपको डालना पड़ेगा, वहां पे तो क्वेश्चन ही नहीं आता है। तो अगर B2B इनवॉइस है तो उसकी तो एक एक इन्फॉर्मेशन बिल वाइज ही जाएगी। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन B2C है, यहाँ पे जो हम पूरी बात कर रहे हैं B2C वालों के लिए कर रहे हैं, अगर आपकी सेल्स B2C है तो उस केस में सबसे पहले जितनी भी लोकल सेल की है, इंट्रा स्टेट करी है, उसको तो आप एक साथ लिख सकते हो टैक्स रेट वाइज। अच्छा आपने 5 लाख का सेल कौन से गुड्स का किया है सर, 12% वाले का, तो ये लो 5 लाख की सेल 12% वाले गुड्स, 15 लाख की सेल 18% वाले गुड्स, 5 लाख की सेल 5% वाले गुड्स। तो बस आपको टैक्स वाइज टोटल टर्नओवर बताना है अगर ये लोकल अनरजिस्टर्ड को सेल किया है तो। अगर सेल स्टेट के बाहर है पर किसको किया है, अनरजिस्टर्ड को सप्लाई किया है, साहब B2C है, तो दो बातें होगी, या तो बिल 2.5 लाख से ऊपर का होगा या बिल 2.5 लाख से कम का होगा। अगर बिल 2.5 लाख से ज्यादा का है तो हम उसको नाम देते हैं B2C लार्ज, और B2C लार्ज जो है वो अगेन इनवॉइस वाइज जाएगा, वहां पे हमें उसको कंसोलिडेट इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी, क्योंकि वो बड़ा बिल है, चाहे वो अनरजिस्टर्ड का है लेकिन बड़ा इनवॉइस है तो वो जाएगा इनवॉइस वाइज ही। लेकिन जो भी 2.5 लाख से कम के बिल है वो अगर स्टेट के बाहर भी जा रहे हैं और B2C है तो वो भी कंसोलिडेट ही जाएंगे, पर यहाँ पे स्टेट वाइज जाएंगे। मतलब ये मत बताओ कि किस पार्टी को माल बेचा है, लेकिन ये तो बता दो कि टोटल टर्नओवर महाराष्ट्र में कितना किया है, टोटल टर्नओवर गुजरात में कितना किया है, टोटल टर्नओवर हरियाणा में कितना किया है। आ रही बात समझ में? तो चाहे आप उसको इनवॉइस वाइज मत डालो, लेकिन कम से कम उसको आपको स्टेट वाइज तो डालना ही पड़ेगा। एक और चीज़ है, यहाँ पे कुछ काम की बात नहीं है, क्या इनवॉइस के स्कैन कॉपीज डालना है, नहीं रिक्वायर्ड है, आपको सिर्फ इनवॉइस की इन्फॉर्मेशन डालनी है, बिल अपलोड नहीं करने हैं स्कैन वाइज। HSN कोड का पॉइंट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आ जाएगा, मैं बता दूंगा किनको HSN कोड एप्लीकेबल है किनको नहीं है, वो आगे जाके कवर हो जाएगा। इनवॉइस कैन बी अपलोडेड एनी टाइम ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड नॉट एडजस्टेड। हाँ एक और चीज़ है, GSTR 1 आप भर कभी भी सकते हो उस महीने के बीच में, मतलब आपको लगता है रोज के मेरे 100 बिल बन रहे हैं तो रोज 100 बिल GSTR 1 में चढ़ाते जाओ चढ़ाते जाओ चढ़ाते जाओ, और महीने एंड में टोटल मिला के इकट्ठे होकर रिटर्न भर देना। रिटर्न फाइल मंथ एंड के बाद ही होगा, लेकिन अपलोडिंग आप पहले से करना चाहो तो इन्फॉर्मेशन अपलोडिंग मिड ऑफ द मंथ में कभी भी चालू कर सकते हो। बहुत बढ़िया।
अगर नील रिटर्न है तो भी GSTR1 नील जाएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है, नील रिटर्न होगा तो भी GSTR1 नील जाना कंपलसरी है। बहुत बढ़िया। कंटेंट ऑफ GSTR1 है, ये मैं आपको क्या रिवाइज कराऊँ, ये आपको एक बार याद करने हैं कि साहब क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन GSTR1 के अंदर आती है। ये मैं आपको रिवीजन में क्या कराऊंगा, इसको तो एक बार रट्टा मारना पड़ेगा। ये जो GSTR1 हमने भरा, अब एक और चीज़ है कि साहब एक रिटर्न इस टैक्स पेयर को और भरना है। ये तो साहब GSTR1 तो सेल्स की इन्फॉर्मेशन चली गई, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस की इन्फॉर्मेशन चली गई, डेबिट नोट क्रेडिट नोट की इन्फॉर्मेशन चली गई। आपको एक रिटर्न और भरना है, उसका नाम क्या था, GSTR3B, जिसमें हम टैक्स भर रहे थे, याद आया? बहुत बढ़िया। तो GSTR3B जो है उसके भी कंटेंट हमको समझने पड़ेंगे, क्योंकि उससे ही तो हमें टैक्स भरना है। सर आपने अभी बोला था वो समरी रिटर्न है, जी हाँ, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन बिल वाइज या पार्टी वाइज नहीं जाती है, उसमें कंसोलिडेट डेटा जाता है कि साहब टोटल टैक्सेबल सप्लाई कितना किया, टोटल एग्जाम सप्लाई कितना किया, टोटल एक्सपोर्ट कितना किया, टोटल टर्नओवर, ना स्टेट वाइज ना कुछ ऐसा, सिंपल है। तो इसके कंटेंट्स भी बहुत ईजी है। और एक चीज़ है, जो ऊपर हमने सेल की इन्फॉर्मेशन डाली उन सब की समरी नीचे आ जाएगी GSTR3B के अंदर, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। साथ में यहाँ पे इंटरस्टेट सप्लाई भी जाएगा, अनरजिस्टर्ड को, कॉम्पोजिशन को, यूआईएन को, उसकी इन्फॉर्मेशन भी जाएगी। इसमें टैक्स पे करना है तो ऑफकोर्स इसमें ITC का इन्फॉर्मेशन भी जाएगा, और इसमें एग्जम्प्ट और नील और इन्वर्ट सप्लाई, और मेन मैंने हाईलाइट किया है इसमें टैक्स पेमेंट होगा। और जब पेमेंट होता है तब आपके पास कोई TDS TCS क्रेडिट है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, तो वो चीज़ भी इसके अंदर रिटर्न के अंदर आने वाली है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जाएगी GSTR3B के अंदर, पर मोस्टली सारी इन्फॉर्मेशन समराइज होने वाली है। बहुत बढ़िया। इसके बाद अगर हम GSTR4 की बात करें, GSTR4 किसके लिए था, कॉम्पोजिशन डीलर्स के लिए। GSTR4 में एक बहुत काम की बात है, कुछ इन्फॉर्मेशन इनवॉइस वाइज मांग रहे हैं, मैंने लिखा भी है कौन सी, इनवर्ड सप्लाई की इन्फॉर्मेशन कॉम्पोजिशन वालों से बिल वाइज मांगी जा रही है, लेकिन जो वो सेल कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन बिल वाइज नहीं मान के ओवरऑल समराइज्ड वाइज या टैक्स रेट वाइज मांगी जा रही है। मतलब सेल की इंफॉर्मेशन वो लोग कंसोलिडेटेड मांगते हैं, लेकिन परचेज की इंफॉर्मेशन वो लोग इनवॉइस वाइज मांग रहे हैं। बाकी डिटेल्स तो एक बार आप पढ़ लेना। और CMP08 की इंफॉर्मेशन भी GSTR4 के अंदर जाएगी, क्योंकि कौन से क्वार्टर में आपने कितना कितना टैक्स भरा है वो इन्फॉर्मेशन एनुअल रिटर्न के अंदर ऑफकोर्स आनी ही आनी है। तो जितने भी CMP08 भरे हैं उन सब की इंफॉर्मेशन भी GSTR4 के अंदर आपको, ओवरऑल टैक्स कितना पेमेंट किया, कौन सी तारीख को किया, वो टैक्स पेमेंट की डिटेल्स आपको GSTR4 में देनी रहेगी। वेरी नाइस। अब अगर हम बात करें तो साहब ये तो हमारे मेन रिटर्न्स हो गए जो रेगुलर टैक्स पेयर या कॉम्पोजिशन वाले भरेंगे। अब बात आती है सर इन रिटर्न्स में कोई गलती हो जाए तो क्या इसको हम रिवाइज कर सकते हैं, जैसे इनकम टैक्स में रिटर्न रिवाइज हो जाता है? जी नहीं, GST के रिटर्न्स रिवाइज नहीं हो सकते। बस ये हो सकता है कि आप GST के रिटर्न्स को अगले महीने या उसके अगले महीने या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर रेक्टिफाई कर लो। मतलब वो रिटर्न ओरिजिनल वही रहेगा, पर नए रिटर्न में उसकी गलती को सुधार सकते हो। तो अगर मान लीजिए मैंने अगस्त 20 के महीने के रिटर्न में कोई गलती कर दी, तो अभी अगर मैं अक्टूबर 20 के रिटर्न में भी उसको सुधारना चाहूँ तो सुधार सकता हूँ। तो एक रेक्टिफिकेशन का मौका सरकार देगी आपको गलती की है तो। लेकिन अदर देन दैट अगर आप बोलो मैं रिटर्न रिवाइज करना चाहता हूँ तो सॉरी, रिटर्न को रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है। रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है। अब मजेदार बात है कि सर रेक्टिफिकेशन की ड्यू डेट क्या रहेगी, कब तक रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा? तो ये बड़ी काम की बात है। ये ड्यू डेट पता नहीं कितनी बार कहां आ गई है। नेक्स्ट ईयर के सितंबर महीने के रिटर्न की ड्यू डेट। कौन सा रिटर्न? सेक्शन 39 में GSTR3B जाता है। तो नेक्स्ट महीने में जो हम GSTR3B भरेंगे, उस 3B रिटर्न की जो ड्यू डेट रहेगी, उस रिटर्न की ड्यू डेट कौन से नेक्स्ट ईयर के सितंबर महीने के 3B रिटर्न की ड्यू डेट या एनुअल रिटर्न, इन दोनों में से जो भी पहले हो गया वहां तक रिटर्न रेक्टिफाई करना पड़ेगा। मतलब ये क्लियर है कि एनुअल रिटर्न भरने के बाद तो आप रेक्टिफिकेशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि एनुअल रिटर्न अपने आप में एक फाइनल इंफॉर्मेशन थी, उसमें फिर कोई एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपका एनुअल रिटर्न सितंबर तक पेंडिंग है, क्योंकि एनुअल रिटर्न दिसंबर तक भर सकते हैं, तो अगर आपने एनुअल रिटर्न जल्दी नहीं भरा और आप लेट लतीफ़ या आलसी आराम से नवंबर में भरेंगे, तो आपको सितंबर के बाद हम सितंबर महीने में जो रिटर्न जाएगा, सितंबर महीने का रिटर्न जाएगा 3B अक्टूबर 20 को, उसकी जो ड्यू डेट है वहां तक आपको जो भी रेक्टिफिकेशन रिटर्न्स में करना है कर लो, उसके बाद वो हम आपको परमिशन नहीं देंगे। आ गई बात समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और लिखी है पर वो कुछ खास नहीं। एक चीज़ है, अगर रेक्टिफिकेशन के कारण टैक्स और पेमेंट आता है तो ऑफकोर्स ब्याज के साथ देना पड़ेगा। अरे मैंने
मान लो 3 महीने पुराना कोई टैक्स था, उस टाइम नहीं भरा, और आज मेरे को पता चला अरे टैक्स भरना है, तो ऑफकोर्स 18% का ब्याज तो लगेगा ही लगेगा। सरकार बोलेगी तुमको उस समय टैक्स भरना था, तुम आज गलती सुधार रहे हो तो 3 महीने का ब्याज तो दो, तो उतना टैक्स इंटरेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा। बहुत बढ़िया। एक और चीज़ है, डिपार्टमेंट ने बोला तुमने टैक्स चोरी की है, आप बोल रहे अच्छा ठीक है मैं आगे के रिटर्न में उसको रेक्टिफाई कर देता हूँ। नहीं, अगर डिपार्टमेंट ने कोई इंस्पेक्शन, स्क्रूटनी या ऑडिट में कोई गलती निकाली है, तुमको थोड़ी मौका देंगे रिटर्न में रेक्टिफाई करने का। अदरवाइज तुम तो रिटर्न में रेक्टिफाई करके सिर्फ सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करके और ब्याज पे करके बच जाओगे, पेनल्टी कौन भरेगा? इसीलिए वहां पे रिटर्न रेक्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टैक्स चोरी पकड़ाई गई है। खुद से जाग जाते तो हम शायद पेनल्टी नहीं लेते, लेकिन हमने जगाया है तो पेनल्टी तो लगेगी साहब। बहुत बढ़िया। अगला है सेक्शन 40 का रिटर्न। बहुत नॉर्मल है वही रिटर्न जो हमने ऊपर पढ़े, पर सेक्शन 40 में इतनी सी बात बोली है कि मान लो मैं पहली बार रजिस्ट्रेशन के बाद GSTR 1 भर रहा हूं, तो रजिस्ट्रेशन जब से मिला और जब से मैं लायबल था उसके बीच में गैप हो सकता है मैं 1 अक्टूबर 2020 से लायबल हूं, लेकिन मुझे रजिस्ट्रेशन 20 अक्टूबर से मिला हो, या मान लो मैं 25 सितंबर 2020 से लायबल हूं और मेरे को रजिस्ट्रेशन 20 अक्टूबर को जाके ग्रांट हुआ, तो मुझे जो पहला रिटर्न भरना है उसका डेटा 25 सितंबर से ही जाएगा। जो अक्टूबर महीने का रिटर्न मैं भरूंगा उसमें मैं सिर्फ अक्टूबर महीने का डेटा ही फीड नहीं करूंगा, मैं 25 सितंबर का डेटा भी उसमें फीड करूंगा, क्योंकि इस रिटर्न के अंदर लायबल से ग्रांट के बीच का डेटा भी इसी में जाएगा, क्योंकि उसके लिए कोई अलग से रिटर्न नहीं है। ऐसा नहीं है कि साहब जब से लायबल हुए थे और जब से रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ है इसके बीच के लिए हम आपसे अलग से रिटर्न मांग रहे हैं, तो इसी रिटर्न के अंदर सारी इंफॉर्मेशन आपको डालनी पड़ेगी। ये बात है सेक्शन 40 फर्स्ट रिटर्न की। 44 के अंदर हमने पढ़ी लिया है एनुअल रिटर्न। फाइनल रिटर्न जो है वो आता है सेक्शन 45 के अंदर। आई थिंक उसकी बात हमारी रह गई है, पर मैं आपको बता दूं 45 ये रहा, ऊपर मैंने कहीं कवर किया था, ये रहा, यहाँ कवर्ड है, ये है सेक्शन 45, यहाँ पे कवर हो जाता है कि अगर लाइफ ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाता है, आप रिटर्न आप अगर कैंसिलेशन करवा रहे हैं, डिपार्टमेंट आपको कैंसिल करके दे रहा है GST नंबर, तो आपको फाइनल रिटर्न भरना पड़ेगा GSTR 10, और उसकी ड्यू डेट्स भी बहुत काम की है, 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन। मतलब प्रैक्टिकली उनका ऐसा मानना है कि 3 महीने कहाँ से काउंट होंगे, जहां से कैंसिलेशन हुआ है या ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, इन दोनों में से जो बाद में है वहां से 3 महीने। मतलब प्रैक्टिकली ये बात हो गई कि जिस दिन इफेक्टिवली कैंसिल हुआ या जिस दिन मेरे को डिपार्टमेंट ने ऑर्डर दिया, इन दोनों में से जो भी बाद में है, प्रैक्टिकली होता क्या है, कई बार रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कैंसिलेशन हो जाता है कि हम आपका पिछले 15 दिनों से GST नंबर या पिछले 15 तारीख से हम आपका GST नंबर कैंसिल करते हैं, तो फिर वहां से 3 महीने नहीं, जिस दिन ऑर्डर आया है वहां से 3 महीने लगेंगे। तो इन दोनों में से जो भी लेट डेट हो, ऑर्डर बाद में आया तो ऑर्डर से 3 महीने, ऑर्डर पहले आ गया लेकिन कैंसिलेशन बाद में इफेक्टिवली हो रहा है, मेरा GST नंबर मेरा कैंसिल आगे की तारीख से हो रहा है, तो जहां से कैंसिल होगा वहां से 3 महीने मिलेंगे आपको GSTR 10 भरने के, फाइनल रिटर्न भरने के। क्लियर? सेक्शन 45 में ये चीज कवर हो जाती है। इसके बाद हमारे पास 2 सेक्शन और है, एक है सेक्शन नंबर 46, और 46 इतना सा बोलता है कि साहब जो भी डिफॉल्टर ऑफ रिटर्न है उसको डिपार्टमेंट नोटिस देता है टाइमली रिटर्न नहीं भरने पे, और उस केस में उसको 15 दिन के अंदर रिटर्न भरना पड़ेगा। अगर रिटर्न 15 डेज के अंदर नहीं भरता है तो पता है क्या होता है, डिपार्टमेंट फिर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर लेता है। डिपार्टमेंट फिर अपने हिसाब से पूरा का पूरा GST कैलकुलेट करके टैक्स कैलकुलेट कर लेता है, और वहाँ पे फिर गड़बड़ हो जाती है क्योंकि फिर डिपार्टमेंट ऑफकोर्स हायर लेवल पे ही टैक्स निकालेगा। तो इसीलिए रिटर्न टाइमली भरो, क्योंकि डिपार्टमेंट नोटिस देगा और नोटिस के बाद रिटर्न न भरने पे वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट लगा देगा। वेरी नाइस। अब हमारे पास है लास्ट सेक्शन रिटर्न चैप्टर का। मैंने आपको बोला था कि लगभग 30-35 मैक्स उतने टाइम में हम हमारा रिटर्न चैप्टर रिवाइज कर लेंगे, और होना भी चाहिए। सो लास्ट सेक्शन है रिटर्न चैप्टर का सेक्शन 48, जो कि बात करता है GST प्रैक्टिशनर को लेके। छोटा सा सेक्शन है और ये बोलता है कि साहब GST प्रैक्टिशनर का क्या रोल रहेगा, क्या काम करेगा वो। मैं आपको बता दूं GST प्रैक्टिशनर का रोल ये है कि वो टैक्स पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उसके बिहाफ पे काम कर रहा है। क्या क्या कर सकता है, वो रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकता है, वो उसके रिटर्न्स फाइल कर सकता है, वो टैक्स पेमेंट कर सकता है, वो रिफंड क्लेम कर सकता है, और वो एज ए ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अपील्स और ऑफिसर के सामने भी प्रेजेंट हो सकता है। बहुत बढ़िया।
वो और क्या काम करेगा, वो ई वे बिल बना सकता है, वो आईटीसी के 4 फॉर्म जो आईटीसी 04 जो फॉर्म है वो भर सकता है, वो अमेंडमेंट या कैंसिलेशन कर सकता है, वो कॉम्पोजिशन विड्रॉ या ऑप्ट करने की एप्लीकेशन भी भर सकता है। मतलब प्रैक्टिकली जितने काम टैक्स पेयर को करने रहते हैं ऑनलाइन पोर्टल पे, वो सारे काम जीएसटी प्रैक्टिशनर उनके बिहाफ पे कर सकता है। वो ऑप्शन ऑफ कोर्स अवेलेबल है। अब सवाल आता है साहब, जीएसटी प्रैक्टिशनर को इतना पावर दिया आपने कि सारा उनके बिहाफ पे काम जीएसटी प्रैक्टिशनर कर लेगा, तो उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, फ्रॉड होने चालू हो जाएंगे। तो जीएसटी प्रैक्टिशनर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है। जैसे पहली बात, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो भी इंफॉर्मेशन वो फाइल करे वो करेक्ट हो, ठीक है। एनी स्टेटमेंट फर्निश्ड बाय जीएसटी शैल बी मेड अवेलेबल, हाँ जो भी वो फाइल कर रहा है वो रजिस्टर्ड पर्सन को भी बताया कि मैंने ये स्टेटमेंट्स फाइल किए हैं। और एवरी स्टेटमेंट फर्निश्ड बाय द जीएसटी प्रैक्टिशनर एक कंफर्मेशन ले और रजिस्टर्ड पर्सन से, ताकि ऐसा नहीं लगे कि बाद में रजिस्टर्ड पर्सन ये नहीं बोल दे कि मेरे को तो बताया नहीं था, जीएसटी प्रैक्टिशनर ने कुछ भी फाइल कर दिया, मेरी लाइबिलिटी नहीं है। रजिस्टर्ड पर्सन बिफोर कंफर्मिंग शुड इंश्योर दैट द फैक्ट्स मेंशन इन द रिटर्न आर ट्रू एंड करेक्ट, फैक्ट्स ट्रू और करेक्ट होने चाहिए। फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट फॉर कंफर्मेशन शैल बी ट्रीटेड एज डीम्ड कंफर्मेशन। अगर डिपार्टमेंट जीएसटी प्रैक्टिशनर ने रजिस्टर्ड पर्सन को बोला कि ये रिटर्न में भर रहा हूँ, कंफर्म करो, रजिस्टर्ड पर्सन ने रिप्लाई नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट वो डीम्ड कंफर्म मान लिया जाएगा। और आखिरी बात की जीएसटी प्रैक्टिशनर कोई भी फॉर्म कोई भी रिटर्न बनवाए तो ड्यू डिलिजेंस के साथ बनाए, अपने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और क्रेडेंशियल्स उसमें फिट करे, ताकि उसकी एक लीगल लाइबिलिटी भी क्रिएट हो सके। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जीएसटी प्रैक्टिशनर की। अब सवाल है कि साहब जीएसटी प्रैक्टिशनर कौन बन सकता है? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, पर्सन ऑफ साउंड माइंड होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, कॉन्विक्टेड नहीं होना चाहिए। अगर कॉन्विक्टेड हुआ भी है तो 2 साल से कम की इम्प्रिजनमेंट होगी तो ठीक है, 2 साल से ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट होगी तो फिर कॉन्विक्शन होने पे वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। पढ़ा हुआ क्या होना चाहिए? फिर या तो ग्रेजुएट होना चाहिए, या फिर वो किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी जो कि रिकॉग्नाइज्ड है उससे पढ़ा हुआ होना चाहिए, या गवर्नमेंट की कोई एग्जाम अगर कुछ नोटिफाई करती है तो वो पास करे, या फिर आईसीआई या आईसीएसआई या आईसीसीए में इन कॉस्ट अकाउंटेंट्स की जो एग्जाम होती है सीए फाइनल, सीएस प्रोफेशनल, वो पास आउट होगा तो वो भी जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए अप्लाई कर सकता है। पर हाँ, जिसके पास में बीकॉम की डिग्री है वो भी अप्लाई कर सकता है, ग्रेजुएट कोई भी अप्लाई कर सकता है। जीएसटी प्रैक्टिशनर अप्लाई करने की प्रोसीजर क्या है? बहुत सिंपल है, आपको जीएसटीपी की तरह अप्लाई करना पड़ेगा gst.gov.in की वेबसाइट पे, जो हमारी जीएसटी की वेबसाइट है उस पर जीएसटी प्रैक्टिशनर का आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। एक मजेदार चीज़ है, जो लोग जीएसटी प्रैक्टिशनर इसलिए बन गए क्योंकि वो पहले से सेल्स टैक्स की प्रैक्टिस कर रहे थे या वो इनकम टैक्स की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उन्हें इनरोल होने से 30 महीने के अंदर एक एग्जाम पास करनी पड़ेगी, अदरवाइज उनका जीएसटी प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट चला जाएगा। जो पहले से टैक्स प्रैक्टिशनर था, सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर था, वो ऑफकोर्स जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकता है, लेकिन उसे 30 महीने के अंदर ये एग्जाम पास करनी पड़ेगी, अदरवाइज उसका जीएसटी प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट चला जाएगा। ये है रिगार्डिंग जीएसटी प्रैक्टिशनर। और मजेदार बात है, इसी के साथ हमारे कवर हो जाते हैं सेक्शन 48 तक के रिटर्न। 37 अगेन जीएसटीआर 1, 39 है जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 4, 5A, ये सब रिटर्न 39 में कवर होते हैं। 40 है फर्स्ट रिटर्न, 41, 42, 43 ओमिट हो चुका है, 44 है एनुअल रिटर्न, 45 है फाइनल रिटर्न, 46 है डिफॉल्टर टू द डिफॉल्टर को नोटिस, 47 लेट फीस है, और 48 है जीएसटी प्रैक्टिशनर का सेक्शन। और इसके साथ हमारा रिटर्न चैप्टर भी हो जाता है पूरा कंप्लीट। तो थैंक यू सो मच, आपको इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू, गुड डे, एंजॉय, बाय बाय। आई होप आपको मजा आया होगा। थैंक यू।